Assalamu alaikum. Welcome to the another lecture of Logistics Management, lecture number 14. We are almost at the middle. I am slow, I know that. The thing is that why logistics management is so important. You must understand that this as a subject, this as a field has you can say been more important ever since the impact of globalization has affected the overall business world. With expansion of businesses, जैसे जैसे दुनिया में ज़्यादा businesses expand कर रहे हैं, जैसे जैसे production facilities और warehousing और markets expand कर रही हैं, logistics management का role उतना ही ज़्यादा strengthen होता जा रहा है. Reason, ये एक मेन फोर्स है जो कॉस्ट कटिंग में रोल प्ले करती है. बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट और अपने लोकल मार्केट के अंदर सप्लाई करना इज समथिंग एल्स. लेकिन जब आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, जब किसी दूसरी फॉरेन मार्केट में जाके प्रोड्यूस करते हैं, एक तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से लो कॉस्ट लोकेशंस के ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है, जैसे चाइना, इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश की हम बात करते हैं. बांग्लादेश में टेक्सटाइल, चाइना में टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गुड्स, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रादर, इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, चीप लेबर फोर्स के थ्रू चीप गुड्स प्रोड्यूस करना एट अ लोअर कॉस्ट. फिर जब उस गुड को बनाने के बाद एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो व्हाट डू दे कंपेयर इट विद, वो कॉस्ट देखते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ऑस्ट्रिया के अंदर बनाई और प्रोड्यूस की जाती है और वहाँ पे सेल की जाती है, तो वो ये कंपेयर करते हैं अगर यही प्रोडक्ट हम चाइना से बनवा के यहाँ पे ले आते हैं तो इसका मतलब है वहाँ की प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इधर की लोकल प्रोडक्शन प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, विच एवर इज लोअर, जहाँ पे उनको सस्ती पड़ती है डेफिनेटली दे वुड प्रोड्यूस ओवर देयर. सो दिस इज व्हाई लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल रोल आ चुका है इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट. फिर सोशल मीडिया की वजह से, फिर ये आपके प्रिंट मीडिया की वजह से, फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से जो नॉलेज की एक्सपेंशन है, जो फैशन ट्रेंड्स की एक्सपेंशन है, उसकी वजह से लोग आजकल वही चीज़ मांगते हैं जो फॉर एग्जाम्पल एक वेस्ट में एक चीज़ पहनते हैं. द पॉइंट इज कि अगर आप ड्रेसिंग के सेंस में देखें तो आजकल इवन के टेलर मेड क्लोथ्स या जीन्स या टी शर्ट या फॉर एग्जाम्पल खवातीन के ड्रेसेस, ये फैशंस बड़ी स्पीड से स्प्रेड करते हैं. जब फैशन का नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर जाता है तो दे वांट दैट प्रोडक्ट. तो वो प्रोडक्ट अगर वहाँ पे उनको डोमेस्टिकली सप्लाई नहीं की जाएगी तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे और वहाँ से डिलीवर की जाएगी. दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. उसके अलावा अगर आप लोग इस एस्पेक्ट को देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जैसे जैसे ये कॉस्ट में एक मेजर पार्ट बन जाता है. जैसे जैसे बिजनेसेस एक्सपैंड करते हैं, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन एक मेजर पार्ट टेकअप कर लेता है उसका, पूरे बिजनेस एंटिटी की टोटल कॉस्ट का. तो व्हेन इट टेक्स अप द मेजर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, दैट इज व्हाई इसके ऊपर ज़्यादा एडवांसमेंट्स और रिसर्च हुई है, जिसकी वजह से ये द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हैज़ ग्रोन इन इम्पोर्टेंस. दैट इज व्हाई दिस कोर्स इज बीइंग टॉट टू यू. सो मूविंग ऑन, in the last lecture we discussed agglomeration and one of the methods of facility location. In these lectures we are basically focusing on facility location के warehouse कहाँ पे लगाना है, production facility कहाँ पे लगाना है. उसका हमने theoretical arguments भी देखे, जैसे bid rent कर्व देखा हम लोगों ने for example weight losing और weight gaining production processes को देखा हमने, उसके base पे firm की location decisions को देखा. Then we came to another ideology, agglomeration के लोग क्यों accumulate होते हैं, लोग किस तरीके से accumulate होते हैं, why business entities stock together in one place, और why basically why cities are formed. कि मतलब लोग अपने economic well-being, अपने economic benefits के लिए एक जगह पे accumulate हो जाते हैं. जो workers होते हैं वही they are the people who are customers also. जो contractors होते हैं, suppliers होते हैं, they all pile up together at one place. हमने ये कॉन्सेप्ट देखा एग्लोमेरेशन ऑफ इकोनॉमीज में. देन वी स्टार्टेड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड की आइडियोलॉजी क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू लोकेट one warehouse and through that warehouse that warehouse would be sourcing point and you need to meet certain demands of different regions from that one single warehouse. क्योंकि फर्म के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो प्रोड्यूस करे एग्जैक्टली उस टाइम पे जबकि फार फ्लंग दूर दराज के एरिया के अंदर उसने वो सप्लाई करना है. अगर कराची में प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ इस बेस के ऊपर कि कल ही इस्लामाबाद में सप्लाई करना और आज ही हम प्रोडक्शन स्टार्ट करें, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए स्टॉक्स मेंटेन किए जाते हैं किसी नियर बाय रीजन के अंदर, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट शेल्फ के ऊपर मौजूद रहे जब रिक्वायर्ड हो. तो इस चीज़ को नोटिस करने के लिए अगर आप अपने एवरीडे शॉपिंग आइटम्स को देखें
इवन कि जो आप ग्रोसरी लेते हैं, इफ यू लुक एट दैट वुड मेक यू रियलाइज, जब प्रोडक्ट्स उठा के देखेंगे सारे प्रोडक्ट विद इन पाकिस्तान डिफरेंट रीजन्स के ऊपर पैकेज की गई हैं। कोई कराची में बनी है, कोई फैसलाबाद में बनी है, कोई लाहौर में बनी है, कोई कहीं असेंबल हो रही है, कोई कहीं पैक हो रही है, कोई किसी तरीके से बनाई जा रही है। फिर उसके अलावा बीच में बहुत सारे आपकी लिस्ट में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, शैम्पूज और सोप्स और इस किस्म की चीज़ें, कुछ पाकिस्तान में बन रहे हैं, कुछ बाहर से आ रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट हर वक्त शेल्फ पे मौजूद है। आप महीने के जिस टाइम पे ग्रोसरी लेने अपनी जाते हैं, दोज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ओवर देयर। जब आप कार का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कार आ जाती है, जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करने जाते हैं, दोज आर अवेलेबल ऑन द शेल्फ। सो हाउ कम दे आर रेडिली अवेलेबल? इसके लिए पीछे पूरा एक प्रोसेस है, एक ब्रॉड प्रोसेस। अब एक प्रोडक्ट जब उठाते हैं तो उसके पीछे एक बहुत एक्सपेंडेड और ब्रॉड प्रोसेस है, जिस तरीके से वो प्रोडक्ट वहां तक बनी और पहुंची। ये सारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का रोल है। अब प्रोडक्शन फैसिलिटी से डायरेक्ट उधर प्रोवाइड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस द प्रोडक्शन फैसिलिटी इज लोकेटेड वेरी नियर बाय। अब जब बिजनेसेस एक्सपैंड कर रहे हैं, जब डिमांड्स एक्सपैंड कर रही हैं, जब मार्केट शेयर और मार्केट रीजन्स एक्सपैंड कर रहे हैं, दैट वुड मीन कि आपको वेयर हाउसेज और प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऐसी जगहों पे लोकेट करने पड़ेंगी जहां पे वेयर यू नीड टू सप्लाई योर गुड एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड, वेयर इट इज नीडेड। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के स्टार्ट में ही इनको हाईलाइट किया था। जब हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं और जब हम ये देख लेते हैं कि प्रोडक्ट एक अपने खास टाइम पे और अपनी उस लोकेशन के ऊपर चाहिए, तो फिर द मेन क्वेश्चन इज लोकेशन, फैसिलिटी लोकेशन, क्योंकि टाइम भी इंश्योर किया जा सकता है थ्रू दैट फैसिलिटीज लोकेशन। नाउ इसको देखने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल मेथड्स भी हैं, बहुत सारे जनरलाइज भी मेथड्स हैं। ह्यूरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड है, आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, इसके अलावा मल्टी लीनियर प्रोग्रामिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स भी हैं। कुछ मेथड्स इसमें से आप डिस्कस करेंगे और आप पढ़ेंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर, और कुछ मेथड जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद उसमें ना पढ़ाया जाए, वो मैं आपको यहाँ पे कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वन ऑफ दोज मेथड्स वाज सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। ये मेथड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर फोकस्ड होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वन ऑफ द मेजर कॉस्ट ऑफ द टोटल सप्लाई चेन प्रोसेस। मैंने एक एग्जांपल आपको कराई सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड की, बड़ी जेनेरिक किस्म की, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। इस मेथड में अंदर इन्वॉल्व है डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम्स बाय सोर्स एंड डेस्टिनेशन पॉइंट, कि जहां से आपने उठाना है और जहां पहुंचाना है उसके वॉल्यूम, उसके डिस्टेंस और उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि डॉलर पर यूनिट पर माइल आपको कितना पड़ता है। देन हमने लास्ट अपने लेक्चर के अंदर जो एग्जांपल देखी उसमें हमने एक एस्पेक्ट इसका निकाल दिया, हमने प्योर कॉस्ट का एस्पेक्ट निकाल दिया। हमने क्यों निकाला? हमने खाली वॉल्यूम और डिस्टेंस को कंसिडर किया। वॉल्यूम और डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए वी सेड दैट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड डिस्टेंस। ग्रेटर द वॉल्यूम, ग्रेटर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ग्रेटर द डिस्टेंस, ग्रेटर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन फिर इन ऑर्डर टू बी मोर स्पेसिफिक वी नीड टू इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन दैट। सो while doing that हम लोग एक नई एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं उसको समझने के लिए। हमने पहली एक सिंपल एग्जांपल देखी, अब हम एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। नाउ इस मेथड का व्हाट इज द मैकेनिज्म? वी नीड अ मैप, जहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल देखी थी शिकागो, अटलांटा और न्यूयॉर्क की और एक आधे और स्टेट की, अमेरिका की एग्जांपल देखी। अभी हम विल मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल सिमिलर टू दैट वन, कि हमने कहा कि ऑन अ मैप इन तीनों के, इन चारों के ख़ास पॉइंट्स लोकेट किए, और हमने कहा कि देयर शुड बी अ स्केल जिसके थ्रू उसको लोकेट किया जाए, सम डेफिनेट स्केल। और जो ओरिजिन है, जो पॉइंट जहाँ से वो जो उसके ऊपर ग्रिड ले करते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आप मेजर करने के लिए, उन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स प्लस वॉल्यूम प्लस बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम लोकेट कर लेते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। अगर वह खास स्केल के ऊपर है, मतलब दे आर नॉट आर्बिट्री, एक्चुअली आर्बिट्री कैन बी द ओरिजिन, या जिस तरीके से मर्जी आप एक्स और वाई प्लेन को ऐसे मूव कर दें। द मेन थिंग इज कि आप उसके ऊपर जो लोकेशन डिफाइन करते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दरमियान जो गैप है वो एक खास स्केल के ऊपर हो, प्रोपोर्शनल हो। यानी कि जितना, अगर आप कह रहे थे कि 1 इंच इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स, तो जब आप उसी पे इस्लामाबाद और लाहौर और कराची को आपस में लोकेट करेंगे तो रिलेटिव डिस्टेंसेस मेंटेन रहेंगे। तो आपको एक्चुअल मैप चाहिए, देन फिर आप उसके ऊपर ग्रिड रखते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, यू फाइंड आउट द ग्रिड्स, यू फाइंड आउट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद यू कैन यूज अ फार्मूला जिसको हम आगे जाके अभी दोबारा देख लेते हैं। यू कैन फाइंड द वेटेड सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप फाइंड करते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी या वेयर हाउस लोकेट करना चाहिए, सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम।
अब उसको देखने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड की जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें द फार्मूला इज राइट देयर। इसमें और पिछले फार्मूला में एक डिफरेंस है। आई होप यू रिमेंबर द लास्ट फार्मूला। लास्ट फार्मूला वाज बेसिकली द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हमने आई गेस स्मॉल क्यू से डी से रिप्रेजेंट किया था, बल्कि डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम टू मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। हम लोगों ने क्या किया, हमने एक्स कोऑर्डिनेट को, जो फॉर एग्जांपल शिकागो का एक्स कोऑर्डिनेट था, उसको मल्टीप्लाई किया शिकागो के वॉल्यूम से डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो 4-5 जगहों का था। इसी तरह हमने एक्स कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल एटलांटिस का, उसको मल्टीप्लाई किया एटलांटिस के वॉल्यूम के साथ जितना उधर सब शिप करना है, और डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। इसी तरह हमने सबको ऐड करके जब कर लिया और हमने डिवाइड किया टोटल के साथ, वी गॉट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां वेयर हाउस लोकेट करना है। इसी तरह अगेन वी डिड द सेम थिंग फॉर वाई कोऑर्डिनेट। अब ये वाला फार्मूला और उस फार्मूले में एक डिफरेंस है। मेरा ख्याल है आप लोगों को वो डिफरेंस नजर आ जाना चाहिए अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर मेरा ध्यान से सुना है, या अगर मैंने आपको पिछले लेक्चर में सुला दिया था तो देन आप उसको जागे और यू गो बैक, यू लुक एट दैट लेक्चर। आप वो सिंपल एग्जांपल लाजमी देखें सो दैट यू कैन रियली अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बिट एडवांस्ड एग्जांपल। और बट आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट सो दैट जिन्होंने नहीं भी सुना, जिन्होंने बच्चों ने डंडी मारी है तो वो सुन ले। नाउ V1 इज वॉल्यूम फ्लोइंग, रिप्रेजेंटेशंस डिफरेंट हैं, दैट डज नॉट मैटर। हमने वॉल्यूम को उधर क्वांटिटी Q से रिप्रेजेंट किया था, इधर V वॉल्यूम है। एक्स कोऑर्डिनेट्स को हमने उधर डी एक्स से रिप्रेजेंट किया था, डी वाई से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई रिप्रेजेंट करता है उस खास सिटी को जिसको हम डोनेट कर रहे हैं। जब हम सम ऑफ आई लिखते हैं वी आई इंटू आर आई, तो इसका मतलब है वी और आर को आपस में मल्टीप्लाई किया हर उसके लिए, हर सिटी हर रीजन के लिए, और बाद में उन सारों का सम। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज नोटेशंस, यू आर वेरी फार अहेड इन योर कोर्स राइट नाउ। सो एक्स कोऑर्डिनेट अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ वी आई आर आई इंटू एक्स आई। यहाँ पे वी आई रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को जो वहाँ पे क्यू आई से रिप्रेजेंट हो रहा था। एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को, उस खास रीजन के आई के रीजन के एक्स कोऑर्डिनेट को। आर आई रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन रेट टू शिप वी आई द वॉल्यूम फ्रॉम पॉइंट जीरो टू पॉइंट आई, यानी कि आप अपने उस जिस पॉइंट को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट से लेके जो पॉइंट आई तक, यानी कि जिस सिटी में आप पहुंचाना चाह रहे हैं उसका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आती है। यू कैन इजीली फाइंड आउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट व्हेन यू आर इन दैट इंडस्ट्री। कि फॉर एग्जांपल यहाँ से प्रोडक्ट अगर आप 3-4 लोकेशंस डिफाइन करते हैं, जैसे आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, आप इन 4-5 जगहों पे सप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इन 4-5 जगहों पे सप्लाई करना चाहते हैं देन यू नीड टू फाइंड आउट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ से सप्लाई करना आपने मिनिमम टोटल कॉस्ट आपकी इनकर होती है। द पर्पस इज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। उसको मिनिमाइज करने के लिए आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फार्मूला है जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आप डिफाइन कर लेंगे उस पॉइंट के, और आप मैप के ऊपर एक्चुअली लोकेट कर सकेंगे यहाँ पे वेयर हाउस लगाना है या इधर यहाँ पे फैसिलिटी लोकेट करनी है। एक्स बार और वाई बार उस नई फैसिलिटी जो भी आपने लगानी है या वेयर हाउस लगाना है उसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस फार्मूले में और उस फार्मूले में मेन डिफरेंस इज ट्रांसपोर्टेशन रेट जो आप ऐड कर रहे हैं। हमने उस पिछली एग्जांपल में ये एज्यूम किया था दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बट इन दिस फार्मूला वी आर एक्चुअली इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सो दैट वी कैन एक्चुअली वी कैन बी मोर एग्जैक्ट। हियर इज द एग्जांपल। Suppose a regional medical warehouse is to be established to serve several veteran hospitals. अब हॉस्पिटल्स कहाँ पे हैं? सिएटल में है, अटलांटा में है, लॉस एंजलिस, डैलस, शिकागो, न्यूयॉर्क। ये आपके 6 हॉस्पिटल्स हैं इन डिफरेंट सिटीज़ में। और अब आप एक वेयर हाउस बनाना चाहते हैं कि आपने मेडिकल सप्लाईज इनको सबको प्रोवाइड करनी है हॉस्पिटल्स को। The supplies originate at S1 and S2 and are designated for hospitals H1 and H4. Sorry, one error. जो सप्लाईज ओरिजिनेट होती हैं वो S1 और S2 से ओरिजिनेट होती हैं, विच इज सिएटल एंड अटलांटा, वहाँ पे सप्लाईज ओरिजिनेट होती हैं। और H1 से लेके H4 तक ये वो हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, सिएटल और अटलांटा में प्रोडक्शन हो रही है और वहाँ से सप्लाईज ओरिजिनेट करनी है। और जो इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो लॉस एंजलिस, डैलस, शिकागो और न्यूयॉर्क में। आई डिड अ लिटिल मिस्टेक इन माई एग्जाम्पल, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। दीज आर लाइक S1 एंड S2 आर सप्लाई एरियाज, नॉट द हॉस्पिटल्स। और जो हॉस्पिटल्स हैं दोज आर H1, H2, H3 एंड H4।
और आगे इन सारों के सिएटल और एटलांटा आर द प्लेसेस जहाँ से सप्लाईज ओरिजिनेट हो रही हैं. नाउ द रिलेटिव लोकेशंस आर शोन अप ऑन द मैप ग्रिड. वो आगे जाके ग्रिड को देख लेते हैं. साथ आगे एनुअल वॉल्यूम इसके दिया गया है. 8,000 फॉर सिएटल, 10,000 फॉर एटलांटा जहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं लोकेशन ए एंड लोकेशन बी. लॉस एंजलिस को 5,000 वॉल्यूम दिया जा रहा है, डैलस को 3,000, शिकागो को 4,000 और न्यूयॉर्क को 6,000. Now, volume to be shipped from Seattle and Atlanta, please be clear that S1 and S2 are the destinations, are the place of origination, and H1 to H4 are the destinations. Seattle and Atlanta, the volume shipped out of Seattle and Atlanta is 8,000 and 10,000, and volume shipped into Los Angeles, Dallas, Chicago and New York is 5,000, 3,000, 4,000 and 6,000 respectively. Now rate dollar per, which is there is specifically mentioned that note rate is in cost is a per mile cost, that is 0.02, that is in $0.02 or $0.02 for Seattle and Atlanta, from Seattle and Atlanta, and then 0.05 throughout for all the locations. Their x and y coordinates are given over here. If we move on to the graph, you can see there is a specific scale. Now map scaling factor is represented as k over there. Scale 1 grid, the distance is 1 represents 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, so on the x and y coordinates. One grid, one big square is equal to 500 miles. That is the scale. Now you see, if the map has been shrinked based on that, then these distances are again relative. The actual distance has been maintained based on these scales. So from H1 to, you can say, H2, it would be 1, 2, 3, 4, 5, 6 point something multiplied by 500, more than 30,000, 6 into more than 3,000 miles approximately. So these boxes represent 1 mile, and this whole box would represent 1 square mile, 500 into 500, sorry, because one box is equal to 500 miles. Now if you look at this, then these are the scaling factors, and K is the scaling factor, and these are the locations. S1 and S2 are the point of supply, from where the supplies are being made, and H1, H2, H3 and H4 are hospitals in this example, where the supplies are to be sent. Now we need to locate a warehouse somewhere in between, and how do we do that? We use the center of gravity method. Now we discussed that already. Here is a table in order to solve the center of gravity equation in the form of a table. It is an easier method to do. What we do, how we list it is, from location 1 to location 6 we are listing x coordinate of all the locations, then we are listing y coordinate of all the locations. We have listed in the fourth column there is volume, that is to be either shipped out. For the first two it is shipping out, and for the last four it is shipping in in terms of volume. Then Ri is the transportation cost per mile, which was already mentioned in the last table. And then our first step, we multiplied by the volume by the cost of transporting that volume. That is I guess sixth column, Vi into Ri. For simply, in order to say it simply, 8,000 into 0.02 is 160. Then we multiply them simultaneously, on one hand by x coordinate, and then on the second y coordinate. These are listed in the last two columns. When we multiply it by x coordinate and then we multiply it by y coordinate, and then we sum them up. So we have sum of Vi Ri, we have sum of Vi Ri into xi, we also have sum of Vi Ri into yi. So their sum have been listed. Now we go for solving the center of gravity equation in order to find out the location, the exact location where the warehouse needs to be located. You see, the point of supplies are multiple, and the point of origin as well as the point of destination are multiple. We are using multiple information, using multiple sources to locate one single warehouse. Now basically the transportation cost would not, the direction of transportation would not matter in this. This is what we observe out of it. The direction of transportation would not matter, but rather we need to minimize the whole cost of transportation.
The main focus of center of gravity method is to minimize the cost of transportation. So what we are doing here is, it does not matter whether we have two supply locations जहाँ से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, या ऐसी लोकेशन जहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से और जहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर दो हैं या एक हैं. All that matters is that we need to minimize the transportation cost. So हमने x coordinate निकाला 6.27, again the same formula, which is basically VI RI xi divided by VI RI. यहाँ पे आप volume to be transported, which is VI from each location, RI is the cost of transportation multiplied by the x coordinate divided by volume of transportation multiplied by कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इनको हम दोनों के सम्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, इनके रोज के सम को. तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाता है. विद द सेम मेथोडोलॉजी वी गेट द y कोऑर्डिनेट. नाउ बेस्ड ऑन दिस 6.27 एंड 4.40 वी गेट कोलंबिया somewhere around. We get somewhere in Colombia. Basically it might not point out जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड का एक आप कह सकते हैं स्मॉलर स्केल पे ड्रॉबैक है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे पॉइंट आउट आपने विद इन अ स्टेट या विद इन अ सिटी आपने उसको पॉइंट आउट करना है. आपने कि जी एग्जैक्टली इस जगह पे बना दो, बिकॉज दैट माइट बी ऑलरेडी एन ऑक्यूपाइड प्लेस और देयर माइट बी मल्टीपल रीजन. ये ब्रॉडर उस रीजन को पॉइंट आउट कर सकता है कि फॉर एग्जांपल रावलपिंडी या फॉर एग्जांपल वो कह सकता है लाहौर के अंदर एक वेयर हाउस बना लो. इट कैन बी एनी वेयर इन लाहौर. फिर आपको उसमें एक अगेन जहाँ पे आप इस किस्म की चीज़ों में यू गेट स्टक इन दिस, देयर इज़ अ मेथड ऑफ ह्यूरिस्टिक्स जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि आप अगर विद इन लाहौर ही खाली देखना तो देन वी नीड टू, अगर आपने पूरे ग्रिड मैप ने आपको पूरे पाकिस्तान के बता दे कि जी जो आइडियल लोकेशन है दैट इज़ लाहौर, देन फॉर दैट आपने आगे फिर अपनी डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स और लाहौर में लोकेट करने के दूसरे फैक्टर्स देखने, क्योंकि ये मेथड मैं आपको दूसरे मेथड्स भी करवाता हूँ, लेकिन ये मेथड खाली फोकस कर रहा है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, राइट. तो जब ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज कर रहा है, साथ दूसरे मेथड्स को आप रखें तो यू माइट फाइंड अ बेटर लोकेशन विद इन लाहौर और इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर फॉर एग्जांपल. सो इसने बताया कि एज पर द मैप, एज पर द ग्रिड पॉइंट्स जो आपके पॉइंट निकले दैट इज कोलंबिया. तो अब वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट अगर हम कोलंबिया में लोकेट करते हैं, राइट. उसने हमें पॉइंट बता दिया कोलंबिया में लोकेट करना है आपने. एक्स कोऑर्डिनेट उसका 6.27 है, वाई कोऑर्डिनेट उसका 4.40 है. अब हमने देखना ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ये लोकेशन पॉइंट आउट कर ली तो अब इसकी टोटल कॉस्ट हमने कैसे फाइंड आउट करनी है. तो टोटल कॉस्ट वुड बी बेसिकली सम ऑफ वी आई आर आई इंटू के. के इज द स्केलिंग फैक्टर. हम चाहते हैं कि वो इसको के हमने इसलिए बीच में ऐड किया सो दैट स्केलिंग फैक्टर, ताकि इसको कन्वर्ट कर सके माइल्स में, क्योंकि अभी तो आपका 1 बॉक्स इज इक्वल टू 500 माइल्स है. तो नाउ स्केलिंग फैक्टर हमने ऐड कर दिया ताकि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो माइल्स के हिसाब से आए. तो हमने क्या किया, इट इज एक्चुअली द सम ऑफ वी आई आर आई इंटू के आई अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. एक्स बार और वाई बार आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट. यानी कि आपने जहाँ पे वो वेयर हाउस बनाया, और इसी तरह आपके एक्स आई और वाई आई उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट है जहाँ से इधर आप सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हैं. दिस इज द पॉइंट जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट रेड डॉट से हाईलाइट हुआ हुआ है. It has been calculated based on the center of gravity method. जो coordinates आए थे those were 4.40 on y axis and 6.27 on x axis. अभी अगर आप इसको देखें this is approximately 6.27 and 4.40 and 6.27. So based on that you have pointed out a center of gravity location on the map from where it would be possible to locate to supply to different regions and from to get supplies from different regions. So using the center of gravity method we have pointed out the region. Now our next step is to calculate the total cost. जो इस पूरे मेथड के पीछे आइडियोलॉजी है वो टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना ही है, और इस मेथड के थ्रू इस वक्त जो टोटल कॉस्ट निकली है दैट इज द मिनिमम टोटल कॉस्ट. हमने मिनिमाइज किया हुआ है उसको. नाउ लुक एट द फॉर्मुलेशन. द पॉइंट इज कि हमने ये जो, अगर आप फर्स्ट रो के ऊपर देखें, ये आपका फर्स्ट लोकेशन है जहाँ से आपकी सप्लाई होती है विच वॉज S1. अगर हम इसको इधर देखते हैं S1 क्या था, S1 वॉज सिएटल, राइट. S1 के ऊपर जो वॉल्यूम था, एनुअल वॉल्यूम दैट वाज 8000. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाज 0.02. X1 का कोऑर्डिनेट था 0.6, Y1 के कोऑर्डिनेट थे 7.3.
और अभी हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं वापस, और व्हाट वी लुक एट इज x1 के कोऑर्डिनेट 0.6, y1 के कोऑर्डिनेट यानी कि सिएटल के 1, आई मीन व्हेन आई से 1 आई मीन सिएटल, इसके कोऑर्डिनेट 7.3, वॉल्यूम वाज 8000, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर माइल वाज $0.02। आगे हमने इसके टोटल कॉस्ट लिखी हुई है इस जगह पे, इस जगह पे ट्रांसपोर्ट करने की टोटल कॉस्ट इज 509,482, राइट, $5,09,482। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे आई? हमने ऑलरेडी इस टोटल को, जो टोटल नीचे मेंशन है, इसको मिनिमाइज किया। दिस इज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब हम हर रीजन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 8,000 द वॉल्यूम। अब हमने अलग अलग कैलकुलेट की, जो सम का साइन था ना वो दिखा रहा है आपको नीचे वाली टोटल कॉस्ट, जो पिछली इक्वेशन के अंदर सम का साइन था। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस। अब हम पहले ये सारे इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसका सम निकलेगा। मैं आप लोगों को एग्जाम में या असाइनमेंट से मोस्ट प्रॉब्ली ये वाली एग्जांपल, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, बट एन एग्जांपल विच इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड रादर देन द सिंपल वर्जन। वैसे कहने को तो सिंपल वर्जन भी दे सकता हूँ, बट स्टिल द पॉइंट इज के आप यू नीड टू प्रैक्टिस दिस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली? वॉल्यूम multiplied by the cost of transportation per mile, यानी कि 8,000 into 0.02 multiplied by k, which was a scaling factor, one scale is equal to 500 miles, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, under root 0.6 जो xi है माइनस x बार 6.27, xi माइनस x बार यानी कि x1, पहले के केस में x1 जब हम i लिखते हैं तो उसको, इसका मतलब मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो xi वुड रिप्रेजेंट x1 x2 x3। जब हमने वहाँ पे xi लिखा तो अब हम 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो वी वुड यूज x1 ओवर देयर। x1 क्या है? x सिएटल के कोऑर्डिनेट्स यानी कि 1 के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 0.6 माइनस x बार जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के x कोऑर्डिनेट निकाला, दैट वाज 6.27 होल स्क्वायर प्लस 7.3 y1 माइनस 4.40 होल स्क्वायर, और दैट उसको फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो आएगी दैट इज एट लोकेशन नंबर 1 जहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं, विच वाज S1 विच वाज सिएटल, 509,482, 5,09,482। जब हम इसको सम करेंगे इन सारों को, इसी तरह वी वुड गो फॉर 2। मैं आपको मेरे ख्याल में एक दफ़ा 2 दोबारा बता देता हूँ कि 2 वाज जो भी लोकेशन है ये 2, इसके हिसाब से आपको बताता हूँ। दैट इज वॉल्यूम इज 10,000। अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले TC2 हम निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट एट द लोकेशन 2, दैट वुड बी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 ब्रैकेट में 500 विच इज द स्केलिंग फैक्टर अंडर रूट 8.6 माइनस 6.27 होल स्क्वायर, राइट, प्लस now we go for y2 which is 3 minus 4.40 होल स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट। अब आपने 1 के हिसाब से भी देख लिया, आपने 2 के हिसाब से देख लिया, आपने खाली वॉल्यूम को चेंज करना है। डेफिनेटली हर एंटिटी के आगे उसका वॉल्यूम लिखा हुआ है, हर लोकेशन के आगे 1 2 3 के हिसाब से। इसी तरह आपने ये देखना है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहले 2 के लिए 0.02 है, थर्ड 1 के लिए 0.05 है, डू रिमेंबर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ के लिए, एंड इन सर्टेन केसेस देयर कैन बी मल्टीपल डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नाउ पर माइल ऑफ कोर्स। नाउ उसके बाद आपने 500 वुड रिमेन द सेम फॉर ऑल द फार्मूलाज फॉर ऑल द केसेस। फिर आपने x1 या x2 या x3 जिसका भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, माइनस आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट लिखना है जो कि x बार है 6.27 विच वुड रिमेन द सेम, प्लस 7.3 या आपने फॉर एग्जांपल 3 लिखना है, या 2.4 या 5.5 आपने इसके हिसाब से लिखना है। हर जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस 4.40 वुड रिमेन द सेम, और आपने इसका स्क्वायर लेना है, एंड दैट वुड गिव यू द टोटल कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। आपको 6 पॉइंट्स की टोटल कॉस्ट निकल आएगी। जब आप इसको सम करेंगे तो दैट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट लोकेशन, यानी कि हमने कोलंबिया में लोकेट किया तो कोलंबिया तक और कोलंबिया से सप्लाई करने की ये कॉस्ट आएगी। सो यू सी इट डज नॉट मैटर
कि आप किस डायरेक्शन की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको वो एक आइडियल लोकेशन, जैसे हमने वेयर हाउस के केस में देख लिया कि जहाँ पे सप्लाईज आएंगी उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकता है, और जहाँ से सप्लाई, जब वहाँ से सप्लाईज जाएंगी उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेता है, बिकॉज इट डज नॉट मैटर कि वो किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो सिर्फ टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आइदर इनबाउंड है या आउटबाउंड है मिनिमाइज करने की बात कर रहा है, राइट। सो दिस इज द आइडियल लोकेशन फ्रॉम दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, and this is how to minimize the cost of transportation using the center of gravity method. हम लोगों ने दो एग्जांपल देख ली, एक एग्जांपल पिछले लेक्चर में देखी which was rather a simpler example, इस लेक्चर में हमने एक एडवांस्ड एग्जांपल देख ली, इसको मैं एंड में ही जाके समराइज करूंगा, आई वोंट स्टार्ट समराइजिंग इट राइट नाउ क्योंकि उससे हमारा टाइम बड़ा वेस्ट होता है बाय द वे। नाउ using another technique which is an interesting one, factor rating method. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अभी तक हम जो पीछे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड देख रहे थे, आप ये ज़हन में रखेंगे जब आप किसी लोकेशन पे लोकेट करने जा रहे हैं, यू माइट नीड टू यूज मल्टीपल टेक्निक्स। आपकी एक टेक्निक लाजमी नहीं कि आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स दे दे। फैक्टर रेटिंग मेथड इज अनदर टेक्निक। इसकी एडवांटेज है कि अभी जो हमने पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड देखा था, दैट वाज बेसिकली मिनिमाइजिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली। अब जिस जगह पे आप लोकेट कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल इफ आई नीड टू क्रिटिसाइज दैट टेक्निक सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड को, तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर हैं जो एक फर्म के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश लोकेट करते हुए खाली ये नहीं देखा गया कि वो हब है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें खाली ये नहीं देखा गया कि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है। हब है ट्रांसपोर्टेशन का फॉर टेक्सटाइल गुड्स, जब वो आपको, आई होप यू रिमेंबर दैट एग्जांपल, नहीं खैर इस लेक्चर में मुझे दोबारा बताना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश लोकेट की, राइट, काफ़ी सारी ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। जब लोकेट कर गई तो बांग्लादेश में ऑलरेडी एस्टैब्लिश रूट्स हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट मिली। वहाँ जाके वहाँ मेजर एक्सपोर्टर्स थे, पाकिस्तान ने भी वहाँ जाके मेजर एक्सपोर्टर बन गए। दे नीडेड टू कम्पीट इन कॉस्ट, वहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की भी, और किस चीज़ की, लेबर कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है ड्यू टू बेटर फैसिलिटीज़। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड खाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है, दूसरे फैक्टर्स को नहीं देख रहा। बहुत सारी इंडस्ट्री चाइना में लोकेट कर गई, एप्पल, आईफोन, HTC, सोनी, फिलिप्स, बहुत सारी फर्म्स जो हैं दे आर असेंबलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन चाइना। सिमिलरली सॉफ्टवेयर हाउसेज हैव लोकेटेड इनटू, आप कह सकते हैं, हैव बीन आउटसोर्स्ड टुवर्ड्स इंडिया, राइट। सॉफ्टवेयर तो खैर ऐसी चीज़ है कि चलें, स्टिल द पॉइंट इज के मिनिमम कॉस्ट भी देखी जा सकती है, नॉट जस्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो। लेबर स्किल चाहिए होता है किसी टाइप की इंडस्ट्री के लिए, तो फिर देन देयर नीड्स टू बी सम अदर मेथड्स आल्सो जो इसको देखें। आपने खाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं मिनिमाइज करनी, आपने और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए एक मेथड बनाया गया, दैट इज फैक्टर रेटिंग मेथड, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर मेथड एंड वाइडली यूज्ड मेथड। जो ऑपरेशंस रिसर्च या ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर आई वाज अज्यूमिंग कि शायद वो आपको ये वाला फैक्टर रेटिंग मेथड ना पढ़ाया जाए, इट हैज़ मोर स्ट्रॉन्गर फाउंडेशंस इन इकोनॉमिक्स, तो इस वजह से आई एडेड दैट इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, क्योंकि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स जो मेरे ख्याल में हर कोर्स में पढ़ाया जाता। फिर एक दूसरा एडिशनल मेथड, एक नई टेक्निक है, दैट इज़ फैक्टर रेटिंग मेथड। इसके 6 बेसिक स्टेप्स हैं फैक्टर रेटिंग मेथड के। वन इज़ डेवलप अ लिस्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्टर्स कॉल्ड की सक्सेस फैक्टर्स, यानी कि जब एक इंडस्ट्री लोकेट होनी है उसके कुछ की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं, कंपेटिटिव एजेस होते हैं उसके। जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्म क्यों सक्सेसफुल हो सकती है, वो पहले आइडेंटिफाई करें। वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर कर सकते हैं, कोई एक सिंगल मेथड उन सारों को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता अदर देन द फैक्टर रेटिंग मेथड। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, जैसे किसी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की प्रोडक्ट के लिए जो की सक्सेस फैक्टर है, दैट इज इट्स लो कॉस्ट हाई स्किल्ड वर्कर। अगर उसने कहीं से ले लिया तो उसके लिए चाइना एग्जिस्ट कर रहा है, वो वहां पे लोकेट करेगा। अगर उसके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इट्स आउट क्लास क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, तो उसको फिर रॉ मटेरियल सोर्स की तरफ देखना पड़ेगा। तो हर इंडस्ट्री का अपना की सक्सेस फैक्टर हो सकते हैं जो मल्टीपल हो सकते हैं, किसी टाइप के एक पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो आप वो लिस्ट बनाएंगे कि दीज आर द की सक्सेस फैक्टर्स फॉर माय इंडस्ट्री। जब आप वो लिस्ट बना लेंगे देन आप उसको वेटेज देंगे, अपनी इंट्रेंसिक अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर वेट देंगे, दैट दिस इज हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर मी।
मेरे लिए लेबर कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए स्किल्ड लेबर फोर्स इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे पास रॉ मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट है, आप डिफरेंट, मेरे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। तो आप इंपॉर्टेंस के बेस पे उनको लोकेट, आप उनको डिफाइन करेंगे, वेट असाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर की इंडस्ट्री के लिए जहां पे एक स्किल्ड लेबर फोर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसी तरह एक अच्छे रॉ मटेरियल की सोर्स को टैप करना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्नीचर वुड का बनता है, वुड जब तक अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी इट वॉन्ट बी सस्टेनेबल। सो बेसिकली उसके लिए रॉ मटेरियल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसके लिए एक चीप और एक्सपर्ट लेबर इंपॉर्टेंट है। मे बी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसके लिए वेटेज जरूर रखती हो, बट in terms of location, in terms of provision of actual good quality raw material and good quality of labor force, उससे थोड़ी कम वेटेज हो उसकी। मे बी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे लेदर गुड्स इंडस्ट्री है, लेदर में जो केमिकल प्रोसेसिंग है वो एनवायरनमेंट को बड़ा पोल्यूट करती है। जब एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती है तो उनको सिटी के कुछ रीजन्स में आप नहीं ऑपरेट करने देते, या इवन अगर ऑपरेट करने देते हैं दे हैव टू बेयर हायर टैक्सेशन। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एनवायरमेंटल लॉज होते हैं, एनवायरमेंटल टैक्सेशन होती है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज और ये इस तरह की इंडस्ट्रीज को जो वेस्ट बड़ा स्वेयर किस्म का एनवायरमेंट पोल्यूटिंग प्रोड्यूस करते हैं, दे हैव टू बेयर द फाइन इन अ सेंस दैट दे हैव टू बेयर द टैक्सेस। तो कुछ रीजन्स में, कुछ स्टेट्स में फॉर एग्जांपल उन पे ज्यादा टैक्स लगता है, कुछ स्टेट्स में उन पे कम टैक्स लगता है। स्टेट्स इन यूएसए और कुछ रीजन है पाकिस्तान में भी। अब अगर फॉर एग्जांपल मे बी फैसलाबाद के अंदर अगर लेदर गुड्स इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है तो शायद वो उसको शहर से बाहर रखें, फिर वो जितना एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे उसके हिसाब से एनवायरमेंटल टैक्सेस भी पे करेंगे एनवायरमेंटल एजेंसीज को। आई डोंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग दैट इम्प्लीमेंटेशन इज पाकिस्तान, बट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो अब इसका मतलब है उनके लिए ऐसी जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि एक इंडस्ट्री अगर ब्रेड बना रही है तो वो इतना एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रही। दैट मीन्स उसके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, कस्टमर के करीब होना। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल सेट भी रिक्वायर्ड नहीं है, जिस तरह फॉर एग्जांपल वो फर्नीचर की इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, या फॉर एग्जांपल टेक्निकल स्किल्स कार इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है, या फॉर एग्जांपल सो दैट वुड मीन कि ब्रेड की इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसी जगह पे लोकेट करना जहां पे वो अपना पेरिशेबल आइटम जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत थोड़ी है उसको सारी जगहों में पहुंचा सके। तो इसी तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट सक्सेस फैक्टर्स हैं। उन सक्सेस फैक्टर्स के बेस पे वो हर अपने टाइप के उसको बिजनेस हर टाइप के अपने सक्सेस फैक्टर को डिफरेंट, उनके अंदर भी कैटेगरीज हैं तो उनको वेट असाइन करेगा डिफरेंट। देन द थर्ड थिंग इज डेवलप अ स्केल फॉर ईच फैक्टर, यानी कि ऑन व्हाट स्केल यू आर गोइंग टू रैंक दैम। आपने 1 से 100 तक उनको पॉइंट्स देने हैं, आपने 1 से 10 तक उनको पॉइंट्स देने हैं, आपने कैसे करना है। बेसिकली आप एक यूनानिमस स्केल की, हम जैसे जैसे आगे एग्जांपल देखेंगे आपको समझ आएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप आपने लिस्ट बनाई कि ये मेरे की सक्सेस फैक्टर्स हैं उस बिजनेस के, फिर आपने बनाई उसकी वेट्स असाइन किए कि उन की सक्सेस फैक्टर्स में से ज़्यादा वेटेज इसको देनी है। फॉर एग्जांपल अगर 100 वेटेज है तो 75% ये है, 20% ये है, 5% ये, अगर आपने 3 सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। अब वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट हो सकते हैं। देन फिर व्हाट दे नॉर्मली डू इज कि जो मैनेजर्स हैं वो उन फील्ड्स का विजिट करते हैं, उन लोकेशंस का विजिट करते हैं और उन सक्सेस फैक्टर्स के हिसाब से उन सबको एवेल्युएट किया जाता है और वो टीम्स जो हैं वो स्कोर असाइन करते हैं हर लोकेशन को। अगर मल्टीपल लोकेशंस में से आपने चूज करना है तो अपने उस स्केल के अंदर जो डिफाइन किया जाता है 1 to 10 या 1 to 100 उसमें से हर उसको वेट असाइन करते हैं। फिर उस स्कोर को उसके जो स्कोर असाइन करते हैं, वेट असाइन नहीं करते। वेट तो आपके इनिशियल लेवल पे असाइन हो गए, आप उनको स्कोर असाइन करते हैं। फिर वो स्कोर हर लेवल का, हर जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना जो की सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, लेट्स से आपने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स। उस अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए आप 4-5 लोकेशन से विजिट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब और विद इन अ कंट्री फॉर एग्जांपल। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ स्पोर्टिंग गुड्स की, मैंने क्रिकेट के बैट और हॉकी की हॉकीज बनानी और मैंने बॉल्स बनाने और मैंने फुटबॉल्स बनाने, वट एवर जो स्पोर्टिंग गुड्स हैं। जब बनाने लगता हूं तो मैं सबसे पहले की सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करता हूं। लेट्स एज्यूम कि स्किल्ड लेबर फोर्स। मैं स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए डिफरेंट रीजन्स का विजिट करता हूं। मैं देखता हूं जी सियालकोट भी किया, मैं लाहौर भी किया, मैं इस्लामाबाद भी किया। सबसे पहले तो मैंने कह दिया कि जी जो 75% वेट जो है वो लेबर फोर्स का, स्किल्ड लेबर का, सबसे ज़्यादा वेट उसको मैंने असाइन कर दिया। फिर मैंने कहा जी आउट ऑफ 100 मैं इसको स्कोर दूंगा जाके। मैंने आउट ऑफ 100 स्कोर दिया जाके इस्लामाबाद में, मैंने स्कोर दिया कराची में, मैंने स्कोर दिया सियालकोट में, मैंने स्कोर दिया गुजरांवाला में, मैंने स्कोर दिया रावलपिंडी इस्लामाबाद में, या कहीं भी इस तरह की 4-5 लोकेशन को विजिट करता हूँ, लेबर फोर्स देखता हूँ और मैं लेबर फोर्स के हिसाब से उसको करता हूँ।
फिर मैं जब हर जगह के स्कोर को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि अब मैंने वेट करना शुरू कर दिया कि 7.75% से मल्टीप्लाई जब करूँगा उसके वेट के साथ, फिर मुझे आइडिया होगा कि एक्चुअली वो सिटी कहाँ स्टैंड करती है अपने वेट के हिसाब से। देन आई वुड बी एबल टू रिकमेंड वन सिंगल लोकेशन जिस अब जब मैं सारे फैक्टर्स का सम करूँगा वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद, देन आई वुड गेट द आइडियल लोकेशन जो उसमें से सबसे बेस्ट है। लेट्स लुक एट वन एग्जाम्पल, देन वी वुड अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर मैनर. For example, a firm is considering two alternative sites for its new facility. Basically, this example is of a car manufacturer. और वो दो alternative facilities के दरमियान choose करना चाहता है. Either they can establish a facility in France or they can establish a production facility in Denmark. अब इन दोनों में से वो choose करना चाहता है. After evaluating the firm's needs, यानी कि उसकी competitive edge और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैनेजर्स ने एक लिस्ट बनाई है. 5 उन्होंने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसके बेस पे वो जाकर उन लोकेशंस को एवेल्युएट करना चाहते हैं. 1 इज़ लेबर अवेलेबिलिटी एंड एटीट्यूड. देन पीपल टू कार रेशियो, यानी कि वहाँ पे कितनी गाड़ियों की डिमांड है. अब इसमें देखें डिमांड भी आ गई है कि वहाँ पे क्या डिमांड. ये मल्टीपल डायमेंशंस को, दिस फैक्टर रेटिंग मेथड कैन एवेल्युएट मल्टीपल फैक्टर्स. आप खाली प्रोडक्शन साइड को नहीं देख रहे. एक तो लेबर अवेलेबिलिटी एंड एटीट्यूड कि लेबर अवेलेबल भी है, स्किल्ड है उस टाइप का कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का. फिर उसका वर्क एटीट्यूड किस किस्म का, वर्क एथिक्स कैसी हैं, वर्क नॉर्म्स कैसी हैं उनकी बिटवीन फ्रांस एंड डेनमार्क. साथ वो देख रहा है पीपल टू कार रेशियो वहाँ पे कितना है, यानी कि वहाँ पे जितने लोग हैं पर कैपिटा कार्स कितनी है, लोग कितने हैं और गाड़ियाँ कितनी हैं. और पीपल टू कार रेशियो के बेस वो क्या देख रहे हैं, वो डिमांड देख रहे हैं बेसिकली कि जब मैं जाके वहाँ पे गाड़ियाँ बनाऊंगा तो बट द डिमांड फॉर माई कार्स, कितनी गाड़ियाँ बनाऊंगा मैं. देन पर कैपिटा इनकम्स को देख रहे हैं कि लोगों के ओवरऑल इनकम लेवल्स कितने हैं, सो दैट कि उसके लिए ये बड़ा है. अब कार इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं. यही ब्रेड इंडस्ट्री की एग्जाम्पल होती तो डिफरेंट फैक्टर्स होते. अब देन देयर इज टैक्स स्ट्रक्चर कि हमें कितना टैक्स पड़ना है, अगेन जिस एनवायरनमेंट के अंदर लोकेट करने जा रहा है. एजुकेशन एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स क्या हैं उन लोगों के, अगेन वो उस एनवायरनमेंट को एवेल्युएट करने जा रहा है जहां पे वो लोकेट करने लगा. तो उसने अपने 5 की सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए. यही अगर ब्रेड इंडस्ट्री होती तो उसके डिफरेंट की सक्सेस फैक्टर्स होते. वो शायद देख रहा होता कि मार्केट साइज क्या है वहाँ पे, वो देख रहा होता कि जो रॉ मटेरियल है, जो वीट है, वो किस क्वालिटी का है या कितना रेडीली अवेलेबल है. वो वहाँ पे देख रहा होता. शायद टैक्स स्ट्रक्चर तो अगेन शायद देख ही रहा होता. वहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी, वहाँ पे एवरेज रेंट्स क्या है, शायद वो ये देख रहा होता. शायद वो ये देख रहा होता कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसा है, कितनी आसानी से मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ डिफरेंट फैसिलिटीज़ के ऊपर. तो वो डिफरेंट चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहा होता. ये पीपल टू कार रेशियो देख रहा है, ये पर कैपिटा इनकम लोगों की देख रहा है. मेरा नहीं ख्याल ब्रेड की इंडस्ट्री लगाने के लिए पर कैपिटा इनकम्स इतनी, बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी इन सर्टेन रीजन्स, अनलेस कि आप बहुत ही किसी डिफरेंट किस्म के इलाके में जाना चाह रहे हैं देयर इज ह्यूज पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. अदरवाइज अगर आप किसी भी सिटी में पाकिस्तान में लोकेट करना चाह रहे हैं तो यू डोंट नीड टू सी पर कैपिटा इनकम्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ ब्रेड इंडस्ट्री. हाँ, मे बी आप अपने कंपेटिटर का फैक्टर है इसमें कि नंबर ऑफ कंपेटिटर्स वहाँ पे कितने, कितनी ब्रांड्स की ब्रेड्स वहाँ पे बेची जा रही हैं. सो द होल पॉइंट इज कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आप डिफरेंट फैक्टर्स लेके आ सकते हैं. द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज दैट यू कैन आइडेंटिफाई एज मेनी फैक्टर्स एज यू वांट. यू कैन आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर्स बेस्ड ऑन देयर वेट, दैट हाउ इंपॉर्टेंट दे आर फॉर यू. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आप डाल सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे देखा प्रोडक्शन से रिलेटेड ही फैक्टर्स हैं, डिमांड से भी रिलेटेड फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंट से भी रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिस एनवायरमेंट के अंदर आप ऑपरेट करने जा रहे हैं. हेल्थ और एजुकेशन भी देख रहे हैं, टैक्स स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं. सो मूविंग ऑन, दिस इज द होल स्लाइड इन विच दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन एक्सप्लेन्ड. If you want, I can go slow and explain it step by step. If you want, we can just glance through it. There is a good news and a bad news. The good news is that it is a very simple method. The bad news is that you won't find it in the course book, जो मैंने खुद ढूंढी हुई है. So let's explore it. Let's discuss it. You can find it on the internet. There are different sources, किसी दूसरी बुक से, लेकिन जो कोर्स की जो बुक है ना, टेक्स्ट बुक जिसको हमने कहा है, उसमें नहीं है ये. लेकिन आपको इंटरनेट पे फैक्टर रेटिंग मेथड की डिफरेंट टाइप्स भी और ये वाला भी मिल जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. एंड इट इज सो सिंपल कि अगर आप ये स्लाइड्स में से समझ लें तो इट इज इनफ, बिलीव मी. सो लेट्स यूज दोज की सक्सेस फैक्टर्स एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. बेहतर है मैं ये ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आप अगेन एज आई सेड कि आपको बुक जब वो वाली उठाएंगे, सो सिंस इट इज़ नॉट इन द बोला बुक, so let me explain it step by step.
सबसे पहले की सक्सेस फैक्टर्स आपके लेफ्ट साइड पे लिंक लिस्ट हुए हैं. द की सक्सेस फैक्टर्स आर लेबर अवेलेबिलिटी एंड एटीट्यूड. The key success factor is people to car ratio. The key success factor is per capita income. It is tax structure. It is health and education. ये आपके लेफ्ट साइड पे लिस्ट हुए हैं. टोटल आगे उसके आगे उसके वेट्स एसोसिएटेड हैं. वेट्स वो हैं जो फर्म उसको वेट देती है कि दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर मी टू रन माई बिजनेस. कि ये कि फॉर एग्जाम्पल लेबर को वो 25% आउट ऑफ 100, यहाँ पे नीचे 1 से लिखा हुआ है, ऊपर 0.25 लिखा हुआ है. इट मीन्स द सेम थिंग, डोंट वरी अबाउट इट. अगर 100 से मल्टीप्लाई करें इट इज 25%. 25% वेट अपने टोटल उसमें से वो लेबर फोर्स को दे रहा है. 5% वो पीपल टू कार रेशियो को दे रहा है, यानी कि डिमांड कितनी एग्जिस्ट करती है. उसको पता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में जब हम आके गाड़ियां बनाएंगे तो इट वुड बी एक्सेप्टेबल अप टू सर्टन लेवल. पीपल टू कार रेशियो और पर कैपिटा इनकम, शायद एक बहुत हाई एक्सपेंसिव कार नहीं है, इस वजह से पर कैपिटा इनकम का भी 10% वेट है. 39% टैक्स स्ट्रक्चर का रेट है, वेट है. 39% वाई फ्रांस और डेनमार्क के दरमियान, क्योंकि उन कंट्रीज में वैसे भी बड़े टैक्सेस हायर होते हैं जो आपकी डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं, क्योंकि काफ़ी वेलफेयर स्टेट्स होती हैं. वो दे नीड टू फाइनेंस वेलफेयर फ्रॉम वन वे और अदर, तो वहाँ पे टैक्सेस हायर होते हैं. फैसिलिटीज़ भी देते हैं, खाली टैक्सेस हाई नहीं होते, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं. बट द पॉइंट इज़ कि फ्रांस और डेनमार्क और जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आपके टैक्सेस थोड़े हाई होते हैं. तो टैक्स स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है उस फर्म के लिए, क्योंकि कितना वो टैक्स पे करती है तो उसके आफ्टर टैक्स इनकम ही उनकी बाद में उस पर डिविडेंड देते हैं या पॉकेट में आते हैं. देन एजुकेशन और हेल्थ को भी उसने बड़ा हाई वेट दिया हुआ है, क्योंकि जहाँ पे लोकेट करेंगे वहाँ पे अपने वर्कर्स को क्या फैसिलिटीज़ देना है, तो वर्कर रिटेंशन के लिए. और प्लस हमें जो हेल्थ और एजुकेशन, बाय द वे अगर आप कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आप लोगों ने देखा होगा, जब कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज़ डिपेंडेंट ऑन कैपिटल एंड लेबर, उसकी फॉर्मुलेशन है. तो जो क्वांटिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन कैपिटल एंड लेबर, उसमें लेबर के 2 एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देख रहे होते हैं. एक लेबर का एस्पेक्ट होता है उसकी क्वांटिटी, यानी कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द लेबर फोर्स. दूसरा एस्पेक्ट होता है उसका हेल्थ एंड एजुकेशन. जिन मुल्कों में हेल्थ और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स थोड़े हायर होते हैं, फैसिलिटीज़ थोड़ी बेहतर होती हैं, वहाँ पे लेबर फोर्स ज़्यादा स्किल्ड और ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. रादर हेल्दी और स्किल्ड होने की वजह से, ज़्यादा एजुकेटेड होने की वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. सो दैट इज़ वाई हेल्थ एंड एजुकेशन उस फर्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है. एक अपने वर्कर्स को वहाँ पे रिटेन रखने के लिए, उनको हेल्दी लेबर फोर्स के लिए. दूसरा जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देने के लिए. सो दैट इज़ वाई उसने 21% वेट असाइन किया है एजुकेशन और हेल्थ को. सो सबसे हाईएस्ट वेट है टैक्सेशन का, सेकेंड हाईएस्ट वेट है लेबर का, अवेलेबिलिटी एंड एटीट्यूड का, थर्ड हाईएस्ट वेट है आपका एजुकेशन एंड हेल्थ का, फोर्थ हाईएस्ट वेट है पर कैपिटा इनकम का, और फिफ्थ हाईएस्ट वेट है पीपल टू कार रेशियो का. ये उसने वेट्स असाइन कर दिए जिनका टोटल 100 के बराबर है. अगर हम इसको उस तरह देखें तो टोटल 1 के बराबर है. और दे मस्ट आपने टोटल 100 में से ही या टोटल 1 में से ही उनको वेट देना. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. इट कैन नॉट बी फॉर एग्जाम्पल दे कैन नॉट सम अप टू 2. आपने 100% में से ही उनको वेट्स असाइन करने हैं. राइट, डू माइंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन मूविंग ऑन, जब उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने डिफरेंट स्कोर्स दिए. यहाँ पे ऊपर मेंशन है स्कोर्स आउट ऑफ 100. दैट कैन बी योर चॉइस, इट वोंट मैटर एज लॉन्ग एज आप हर एक को एक खास अमाउंट में से ही स्कोर देते हैं. आप किसी को 150 या 101 नहीं दे सकते. आप 100 से नीचे स्कोर देंगे, 100 जरूर दे सकते हैं. चाहे अगर आप ये स्कोर्स आउट ऑफ 10 भी रख लें तो इट वोंट मैटर. तो आप एक खास ब्रैकेट डिफाइन कर देते हैं कि इसके अंदर मैंने आउट ऑफ 100 इनको स्कोर देने, आउट ऑफ 10 देने, आउट ऑफ 50 देने. दैट इज योर चॉइस. लेकिन जब स्केल डिफाइन हो गया तो सबको उसी स्केल के ऊपर स्कोर देने. तो जब वो गए उन्होंने फ्रांस और डेनमार्क को कंपेयर किया आपस में, तो दे गेव हायर स्कोर टू फ्रांस एज कंपेयर टू डेनमार्क इन टर्म्स ऑफ लेबर अवेलेबिलिटी एंड एटीट्यूड. राइट, उन्होंने फ्रांस को 70 दिए, डेनमार्क को 60 दिए. जो मैनेजर्स की टीम गई वट एवर. ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स भी किया जा सकता है. आप 2-3 टीम्स बना सकते हैं कि जो आप एवेलुएट करो, फिर आप रिजल्ट्स को देख सकते हैं. देन पीपल टू कार रेशियो में आपका डेनमार्क इज हायर. उसको उन्होंने 60 स्कोर दिया, इसको उन्होंने 50 स्कोर दिया. यू डोंट नीड टू गो ओवर देयर फॉर दैट बाय द वे. पर कैपिटा इनकम में उन्होंने फ्रांस को 85 स्कोर दिया, डेनमार्क को 80 स्कोर दिया. अगेन यू डोंट नीड टू गो ओवर देयर फॉर दैट. टैक्स स्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली अवेलेबल है. आप 75 स्कोर दिया उन्होंने फ्रांस को, 70 स्कोर दिया डेनमार्क को. फिर उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ में 60 स्कोर दिया फ्रांस को और 70 स्कोर दिया डेनमार्क को. अब डेनमार्क जो है इट इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ पीपल टू कार रेशियो and in terms of education and health, while France is better in terms of score for labor availability, for per capita income and for tax structure.
अब आपने की सक्सेस फैक्टर्स को वेट्स असाइन कर दिए, आपने जाके दोनों जगहों को विजिट किया इधर, या आपने डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री यू हैव, आपने उनको की सक्सेस फैक्टर्स के बेस पे उन दो आप कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिव लोकेशंस को स्कोर असाइन किया आउट ऑफ 100। अब आपने वेटेड स्कोर्स निकालने हैं। व्हाट यू डू इज यू मल्टीप्लाई फ्रांस स्कोर विद विद द वेट फॉर लेबर, जो आपने उसको लेबर में स्कोर दिया उसको आप उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आपने लेबर का जो स्कोर दिया डेनमार्क को, उसको उसके वेट से अप्लाई करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आप पीपल टू कार रेशियो विच इज़ 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 एंड सेकेंडली 60 विच इज़ डेनमार्क स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 0.05। आप रो वाइज कैलकुलेशन करते जाएंगे एंड देन यू वुड सम द कॉलम्स। आप फ्रांस के कॉलम को अलग सम करेंगे, आप डेनमार्क के कॉलम को अलग सम करेंगे। जब आप इनको सम कर लेंगे यू वुड फाइंड द वेटेड स्कोर्स, द टोटल सम वेटेड स्कोर ऑफ फ्रांस एंड द सम ऑफ वेटेड स्कोर्स फॉर डेनमार्क, एंड द हाईएस्ट कंट्री और रीजन विच इज स्कोरिंग द हाईएस्ट वुड बी द आइडियल लोकेशन। नाउ दिस इज वन ऑफ द मेथडोलॉजीज विच इज इसकी सबसे अच्छी बात कि ये मल्टीपल फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने का मौका देती है, राइट? आप लेबर के बेस पे, आप अपनी कार्स की डिमांड के लिए, आप फॉर एग्जांपल टैक्स स्ट्रक्चर को देखते हुए, आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को देखते हुए, आप कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, आप लोगों के एटीट्यूड को देखते हुए, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने अगर किसी जगह पे लोकेट करना है तो वो सबसे पहले ये देखेगी कि सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइडर समथिंग लाइक दैट, वो एजेंसी है, वो सबसे पहले देखेगी कि उधर लोग कितने, क्राइम रेट क्या है। उनके लिए सबसे बेहतर वही लोकेशन होगी जहाँ पे क्राइम रेट हायर होगी, तो उनके लिए क्राइम रेट वुड बी द हाईएस्ट सक्सेस फैक्टर। साथ वो देखेगी कि वहाँ पे लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं, पर कैपिटा इनकम लोगों की देखेगी। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट एक ज्वेलरी स्टोर ने किसी जगह पे लोकेट करना है, एक बहुत बड़ी ज्वेलरी स्टोर्स की चेन है, उसने कहीं लोकेट करना, तो वो ये देखेगी क्राइम रेट जहाँ पे हायर है तो वो उसको एक्चुअली नेगेटिवली ट्रीट करेगी। हायर क्राइम रेट वोंट बी अ की सक्सेस फैक्टर फॉर दैट इंडस्ट्री। तो इसका मतलब है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आप डिफरेंट फैक्टर्स के बेस पे इसको लोकेट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड या दूसरे मेथड जो हम देखते हैं वो किसी एक खास आइदर लीनियर प्रोग्रामिंग या सिमुलेशन, वो खाली ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म और नोड्स और कॉस्ट को देख रहा होता है। ये एक फर्म की मल्टीपल डायमेंशंस को देख रहा है, उसकी कंपेटिटिव एजेस को देख रहा है। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस फैक्टर रेटिंग मेथड। लेकिन मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। What would be the drawback of this whole mechanism? Come on. Now, factor rating method में ये एक अच्छी characteristic है कि वो multiple factors को account for कर लेता है। लेकिन if you go one step ahead, अगर आप weight से आगे चलें, जो दो columns हैं, उसके बाद scores out of 100, वो ये बताता है कि जो स्कोर्स असाइन किए गए हैं वो बहुत सब्जेक्टिव है। यानी कि जो मैनेजर्स की टीम गई है उसके बायसेस इसके अंदर नज़र आ सकते हैं, उसकी लैक ऑफ जजमेंट इसके अंदर नज़र आ सकती है, उसका आइदर ही शॉर्ट साइटेड, और टेक्निकली तो ऐसा बंदा जाना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल ह्यूमन टू अर्र इज टू बी ह्यूमन, मिस्टेक्स तो इंसान से ही होती है ना। तो पॉइंट इज कि अगर 70 स्कोर दिया गया, ऐसे मेरे अपने इंटेंशंस, मैं एक अगर लेबर अवेलेबिलिटी एंड एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैं अवेलेबिलिटी एटीट्यूड को डिफरेंट तरीके से देखता हूँ, साथ वाला डिफरेंट तरीके से देखता है, राइट? और फर्म का एक्चुअल पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं टैक्स स्ट्रक्चर को, अब ये मतलब स्कोर देने की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो स्कोर देते हुए मैनेजर्स का सब्जेक्टिव जजमेंट आ जाती है, बहुत बुरी तरह इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो इट माइट बी रीजनेबल टू यूज मल्टीपल एक्सपर्ट्स टू गिव द स्कोर। फिर दूसरा इसी से एसोसिएटेड, बीइंग सब्जेक्टिव से एसोसिएटेड एक और ड्रॉबैक, जो वेट्स असाइन करते हैं, देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला कि फर्म के की सक्सेस फैक्टर में कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस जैसे एग्जांपल के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर को 0.39 यानी कि 39% वेट दिया गया। इट इज़ हाईली पॉसिबल कि मे बी अगर मैं शायद करूं तो एक कार इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीपल टू कार रेशियो, कि लोग वहां पे गाड़ियां कितनी डिमांड करते हैं। उन्होंने इसको 0.05 वेट दिया।
फिर इसमें डायरेक्शन, जैसे मैं पर कैपिटा इनकम गाड़ियाँ अफोर्ड करने के लिए आई माइट गिव अ हायर वे टू पर कैपिटा इनकम, आई माइट गिव अ हायर वे टू सम अदर फैक्टर। एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड रेगुलेशंस को इसमें नहीं दिया गया कि एनवायरमेंट सेफ्टी और वो रोड सेफ्टी को इसमें नहीं दिया गया। उसके फॉर एग्जांपल जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हैं अपने, जैसे हमारे पाकिस्तान में मेट्रो बसेस बनती फिर रही हैं हर तरफ, तो जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट का अगर अच्छा हो तो लोग कम गाड़ियाँ खरीदते हैं। और आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत सारों में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ट्राम्स चलते हैं जिनको जर्मन में स्ट्रासेबाहन कहते हैं, वो चलते हैं अंडरग्राउंड और रोड के ऊपर, और साथ उनके बसों का नेटवर्क, और एक एक एरिया के अंदर वो लोग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इवन के लिस्ट ऑफ दीज फैक्टर्स and assigning weight to these factors and then assigning scores to these factors is very subjective. This is one of the major drawbacks. Since factor weights, selected factors and assigned scores are all determined subjectively, that would mean the manager should be very careful in selecting these items and numbers, and even the heads of management should be very careful in evaluating one manager's report. हो गया ना इंटरेस्टिंग? फैक्टर रेटिंग मेथड इज वन ऑफ द आइडियल मेथड्स, yet it has multiple drawbacks, a very strong drawback inside it, but still that does not mean कि आप इस मेथड को साइड पे कर दें। आपके हर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड इज वन ऑफ द आइडियल मेथड, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक क्या है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा होता है। फैक्टर रेटिंग मेथड इज वन ऑफ द आइडियल मेथड्स कि आप मल्टीपल चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन की सब्जेक्टिव जजमेंट इसको खराब कर सकती है। तो फिर इसका मतलब है कि इन दैट सेंस नो मेथड इज एक्सेप्टेबल, ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल मेथड्स को यूज कर रहे होते हैं, आप मल्टीपल चीजों को देख रहे होते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी वुड एंड आवर लेक्चर ओवर हियर, वी आर आउट ऑफ टाइम। फैक्टर रेटिंग मेथड इसीलिए काफ़ी ध्यान से मैंने आपको कराया कि द मेन रीज़न वाज कि ये मैं चाह रहा था कि दीज आर द स्लाइड्स जिसके थ्रू आप इसको देखते हैं। अगर नेट पे इसको एक्सप्लोर कर लें तो आपको मटेरियल मिल जाएगा। जो इसकी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है उसके अंदर नहीं है, जो रिकमेंडेड रीडिंग्स है वहाँ से भी आपको शायद मिल जाइए। तो हम लोगों ने बेसिकली दो चीज़ें देखी। एक हमने क्या कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड की एक रादर एडवांस्ड एग्जांपल पढ़ी, दूसरा हमने फैक्टर रेटिंग मेथड पढ़ा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड की एडवांस्ड एग्जांपल और जो पिछले लेक्चर में एग्जांपल ही पढ़ी उसमें क्या डिफरेंस था। उसमें पहले एग्जांपल में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि हम लोगों ने उसका वो वाला एस्पेक्ट नहीं कंसिडर किया था, उसको हमने इग्नोर किया था, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमने कह दिया सिंपली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड एज वेल एज the distance through which it is being transported। हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, फिर हमने उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिक्लेयर कर दिया। हम लोगों ने उसके बगैर कैलकुलेट किया। इस लेक्चर के अंदर हमने उसकी एक एडवांस्ड एग्जांपल देखी जिसमें हमने ये बोला, एक टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया कि इस टोटल कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कैसे करना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड से करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड में क्या करना है? हम लोगों ने वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और उसका एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दोनों का सम। इस तरह हमने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, उसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया। फिर हम लोगों ने उसके अंदर एक टेबल बनाया जिसमें हमने टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि मिनिमाइज की जा चुकी थी, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकाली। और हमने बताया कि थ्रू दिस फार्मूला वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ईच लोकेशन एंड देन द सम ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ईच लोकेशन एज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड के थ्रू वेयर हाउस या फैसिलिटी कोई भी लोकेट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग इसी एग्जांपल के अंदर एडवांस्ड अगेन क्यों थी ये, क्योंकि हमने मल्टीपल सप्लाई लोकेशंस और मल्टीपल ओरिजिनेटिंग मल्टीपल डेस्टिनेशंस देखी। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने सिर्फ एक वेयर हाउस लोकेट करना था जहां हमने चीज़ें सप्लाई करनी थी। इस एग्जांपल में जो सप्लाईज हैं वो दो डिफरेंट रीजन से आ रही थी और उन्होंने जाना दो डिफरेंट रीजन में था। हेंस प्रूव्ड कि जी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज लॉन्ग एज इट इज अ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन की मूवमेंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड के लिए, दैट इन्फॉर्मेशन इज एनफ अगर एक लोकेशन हमने लोकेट करनी है। देयर इज ऑल्सो अनदर एडवांस्ड वर्जन फर्दर फ्रॉम दैट वन जिसे मल्टीपल लोकेशंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड के थ्रू, बट आई गेस दैट वुड बी अ लिटिल मोर एडवांस्ड फॉर दिस कोर्स। देन देयर इज फैक्टर रेटिंग मेथड।
फैक्टर रेटिंग मेथड की जो अच्छाई थी दैट वाज कि वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल की सक्सेस फैक्टर्स फॉर अ फर्म। की सक्सेस फैक्टर्स की लिस्ट करने के लिए जो ओपन एंड हमें दिया गया है, जिसका एडवांटेज हमें यह है कि हर इंडस्ट्री के डिफरेंट की सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं। जब हर इंडस्ट्री के डिफरेंट की सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं तो उनको लिस्ट डाउन करके वो कंपनी या फैक्ट्री या वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर आइडेंटिफाई कर सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, कि मेरे की सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं। उन की सक्सेस फैक्टर में सबसे ज़्यादा वेट किसको हासिल है, आइदर मैं लेबर को ज़्यादा वेट देता हूँ, या मैं टैक्स स्ट्रक्चर को ज़्यादा वेट देता हूँ, या एनवायरनमेंट को ज़्यादा वेट देता हूँ, या मैं ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा वेट देता हूँ। फिर अब उन वेट्स के बेस पे अपनी जो लोकेशंस आपने आइडेंटिफाई की हुई हैं ऑलरेडी, उन लोकेशंस के सर्वे करने के बाद या लिटरेचर फॉर एग्जांपल रिव्यू करने, एक्सप्लोर करने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप क्या स्कोर देते हैं आउट ऑफ 100 उनको। फिर उस स्कोर को उस वेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं एंड आप उस जगह पे जाते हैं, आप वो जगह चूज करते हैं जहाँ पे हाईएस्ट स्कोर आता है, टोटल स्कोर जिस जगह का हाईएस्ट होता है उस बेस पे आप लोकेट करते हैं। ये मेथड इज एन आइडियल मेथड इन द पर्सपेक्टिव कि आप वो की सक्सेस फैक्टर मल्टीपल चीज़ें में से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एरर की पॉसिबिलिटी क्यों है कि अगर मैनेजर आइदर ही इज इनकेपेबल ऑफ पुटिंग असाइड हिज बायसेस या ऐसे कोई मिस्टेक कर जाता है, बिकॉज ह्यूमन एरर डज टेक प्लेस, तो वो फैक्टर, एक तो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना उस पर मिस्टेक हो सकती है, एक फैक्टर्स को वेट असाइन करना उससे मिस्टेक हो सकती है, और थर्ड जो फैक्टर्स को आखिर में एक्सप्लोर करने के बाद स्कोर असाइन किया गया उससे मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए इट्स रिजल्ट्स नीड टू बी एक्सप्लोर्ड वेरी केयरफुली। नॉर्मली फर्म्स क्या करती हैं जो फैक्टर रेटिंग मेथड को यूज करती हैं, वन ऑफ द थिंग्स इज दैट मल्टीपल मेथड्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग अ लोकेशन। सेकंड थिंग इज कि वो फैक्टर जो लिस्ट असाइन करना, जो उनको स्कोर असाइन करना, जो उनको वेट्स असाइन करना, ये वाला काम खाली एक टीम से नहीं करवाएंगे। It needs to be done through multiple techniques, through multiple teams, ताकि आप एक सेंट्रल, एक एवरेज स्कोर देख सकें कि हाँ जी these are the factors और these are the weights of these factors, ये इतने इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं इंडस्ट्री के लिए और ये स्कोर है उनका। We are at the end of our lecture. Okay, I'll see you in the next lecture then. Take care.